नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। दस्तक में आपका स्वागत है। मलाला और सत्यार्थी, कल उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इस मौके पर उन्होंने दोनों देशों के बीच इस बात का जिक्र आज जरूर कर दिया कि दरअसल टेबल पर बैठ के संबंध नहीं बनते, रिश्ते दिल से बनते हैं और इन सब के बीच उस दिशा में कदम उठने चाहिए। लेकिन याद कीजिए, कुछ दिन पहले ही घाटी में क्या हुआ था और आज जब वोटिंग हुई तो जवाब भी दे दिया गया। दो तस्वीर सबसे पहले स्क्रीन पर। दरअसल ये दो तस्वीर बताती है कि 5 दिसंबर को जिस तरीके से उरी में आतंकी हमला हुआ, बड़ी तादाद में वहां पर सेना के जवान शहीद हुए, 12 सैनिक शहीद हो गए थे और इन सब के बीच आज जवाब जनता ने दिया। आज वोटिंग का दिन था और 79% 89% लोगों ने वहां पर वोटिंग की और उससे ये जतला दिया कि दरअसल जवाब देने के लिए लोग तैयार हैं। तो दस्तक में बात आज कश्मीर को लेकर वोटिंग की होगी, लेकिन अगर लोग तैयार हैं तो वाकई एक सच तो है, कुछ भी कीजिए, इस देश में जनता या पब्लिक सब जानती है। और पब्लिक अगर सब जानती है तो जो शिगुफे जिस तरीके से देश के भीतर छोड़ के देख लीजिए, जनता समझने लगती है कि इसका मिजाज क्या है। लेकिन पहली बार प्रधानमंत्री ने आज कहा कि अपने सांसदों से आपको अगले 24 घंटे के भीतर अपनी संपत्ति बतानी होगी। संपत्ति किसकी कितनी है इसको लेकर आज से नहीं, वोरा कमेटी की रिपोर्ट आई थी 1993 में, उस वक्त से बहस चल रही है कि सांसदों की संपत्ति इस देश के भीतर सामने आनी चाहिए। सही गलत का सवाल नहीं है, सामने आनी चाहिए। आइए जरा इसके जरिए चीजों को टटोलने की स्थिति करते हैं कि पब्लिक क्यों सब जानती है और ऐसा क्यों कहना पड़ता है कि वो सब जानती है। ये आंकड़े बतलाते हैं कि 2014 की 16वीं लोकसभा में करोड़पतियों की भरमार है, क्योंकि लोकसभा में 543 सांसदों में से 449 सांसद करोड़पति हैं, जबकि इससे पहले 2009 में 315 सांसद करोड़पति थे और 2004 में सिर्फ 156 सांसद ही करोड़पति थे। ऐसे में आज प्रधानमंत्री मोदी ने संसदीय दल की बैठक में कहा कि अगले 24 घंटे के भीतर बीजेपी के तमाम सांसद अपनी संपत्ति का ब्यौरा दे दें। तो जाहिर है कमोवेश हर सांसद करोड़पति होगा ही। वैसे भी मोदी के मंत्रिमंडल में करोड़पतियों की ही भरमार है। खुद प्रधानमंत्री मोदी के पास करीब 1.25 करोड़ की संपत्ति है, जो जाहिर है पिछली बार के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की तुलना में बेहद कम भी है। लेकिन इन सब के बीच सबसे रईस सांसद आंध्र प्रदेश के वाई सत्यनारायण चौधरी हैं, जो मोदी मंत्रिमंडल में शरीक हो चुके हैं और इनकी संपत्ति 190 करोड़ रुपए है। और सबसे कम संपत्ति संसदीय मंत्री वेंकैया नायडू की है, जो लाखपति हैं। तकरीबन 20 लाख की ही संपत्ति इनके पास है। हालांकि इन सब के बीच देश का हाल देखिए तो ऐसे में देश के हाल के आंकड़े के बीच में कभी संसद फिट बैठती नहीं, क्योंकि भारत में तकरीबन 42 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से नीचे हैं। 45 करोड़ लोग के पास 1 लाख से कम की संपत्ति है और सरकारी आंकड़ों के लिहाज से देश में 50,000 से भी कम करोड़पति हैं। तो जाहिर है ऐसे में संसद के भीतर सिर्फ और सिर्फ करोड़पतियों की तादाद कई सवाल खड़े करती है। पहला सवाल तो यही कि आखिर सांसद किन लोगों की नुमाइंदगी करते हैं, और अगर यह जिन लोगों की नुमाइंदगी करते हैं तो क्या इस देश में नीतियां भी उन्हीं लोगों के लिए बनती हैं, या सिर्फ कहा जाता है कि हाशिए पर पड़े तबके को लेकर संसद बेचैन है, सांसद परेशान है और सरकार उस दिशा में देख रही है। वो दूर की दूर गोटी थी जब जनता के साथ सरोकार जोड़ के नुमाइंदगी करते हुए सांसद पहुंचता था और इन सब के बीच अगर कोई कहता था कि उसके पास उसका बैंक अकाउंट तक नहीं है। ये स्थिति संसद ने देखी है, लेकिन अब स्थिति दूर हो चली है। वो आपको बताएंगे दरअसल दुनिया में क्या स्थिति है, लेकिन पहले सुनिए आज संसदीय दल की बैठक में जो कुछ हुआ उस पर मुख्तार अब्बास नकवी साहब ने क्या कहा। सदस्यों को ये भी कहा गया है कि जिन्होंने अपनी एसेट और लायबिलिटी के बारे में अभी तक फॉर्म जमा नहीं किए हैं, उसको तत्काल कल तक सभी, चाहे वो मंत्री हो चाहे वो सांसद हो, उन्हें एसेट और लायबिलिटी की जानकारी कल तक दे देनी चाहिए। एक अच्छी पहल हो रही है, लेकिन संसद के भीतर 543 सांसदों में से 449 सांसद करोड़पति हैं। तो इसके मतलब जो भी निकालिए, लेकिन आइए देश के एक ऐसे प्रधानमंत्री और एक राष्ट्रपति से आपको मिलाते हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है। नेपाल के प्रधानमंत्री सुशील कोइराला और उरुग्वे के राष्ट्रपति जोसे मुजिका दुनिया के सबसे कम संपत्तिवान हैं, लेकिन अपने देश में सबसे ताकतवर पद पर आसीन है। नेपाल के प्रधानमंत्री ने कल ही अपनी संपत्ति का ब्यौरा प्रधानमंत्री कार्यालय और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के सामने रखा।
तो उनके पास जो संपत्ति का कच्चा चिट्ठा सामने निकल कर आया, उसके खाते में सिर्फ 3 मोबाइल ही निकले। जी, सुशील कोइराला यानी नेपाल के प्रधानमंत्री के पास ना तो कोई घर है ना ही गाड़ी। उनके पास सोने चांदी के आभूषण भी नहीं है। अविवाहित कोइराला का अपना कोई बैंक अकाउंट भी नहीं है। जाहिर है, ऐसे में याद आपको समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया याद आ सकते हैं, जिनका कोई अपना बैंक अकाउंट नहीं था। यह अलग बात है कि लोहिया की लीक पर चलने वाले समाजवादियों की सत्ताधारी फौज अब अरबपति हो चुकी है। बहरहाल, इसी तर्ज पर उरुग्वे के राष्ट्रपति जोसे मुजिका हैं। उनके पास संपत्ति के नाम पर सिर्फ लकड़ी का एक घर है और एक गाड़ी। राष्ट्रपति होने के बावजूद वो अपने घर में रहते हैं, यानी राष्ट्रपति भवन में नहीं रहते। सुरक्षा के नाम पर बस 2 पुलिसकर्मी की सेवा लेते हैं। आम लोगों की तरह कुएं से पानी भरते हैं और अपने कपड़े खुद धोते हैं। और इन सब के बीच नेपाल के प्रधानमंत्री, जो कि बीते 5 दशकों से राजनीति में सक्रिय हैं, 74 बरस के हो चुके हैं। और कोइराला नेपाल के 37वें प्रधानमंत्री बनने से पहले किसी भी सार्वजनिक पद पर भी नहीं रहे और प्रधानमंत्री के तौर पर उन्हें 56,200 रुपए तनख्वाह मिलती है और उसी अनुरूप वो जीवन जीते हैं। वहीं उरुग्वे के राष्ट्रपति तो राष्ट्रपति की तनख्वाह भी नहीं लेते। वो अपनी पत्नी के साथ मिलकर फूलों की खेती करते हैं ताकि कुछ आमदनी हो सके। खेती के लिए ट्रैक्टर खुद चलाते हैं और इसके खराब होने पर खुद ही मैकेनिक की तरह ठीक भी करते हैं। कोई नौकर चाकर अपनी सेवा के लिए नहीं रखते और अपनी बहुत पुरानी वॉक्सवैगन बीटल गाड़ी खुद चलाकर ऑफिस जाते हैं। जाहिर है, इनके पास 2 कोट पैंट भी है जिसे पहनकर ही ऑफिस जाते हैं। ये बातें कही क्यों जा रही है, इस पे दिखाएं, लेकिन उससे पहले आइए जरा इस स्थिति को समझ लें कि दरअसल सच इस देश का है क्या। उबर, रेप और 2,40,000 करोड़। दिल्ली की सियासत इसी में उलझ गई है और सवाल उठने लगे हैं कि क्या कैब पर बैन लगा दिया जाए तो रेप बंद हो जाएंगे, और कहीं बैन लगा दिया गया तो फिर विदेशी कंपनियों को यह तो नहीं लगेगा कि भारत में निवेश करना ही नहीं चाहिए। असल में उबर पर प्रतिबंध और रेप पर न्याय के सवाल में दिल्ली की सियासत जिस तरीके से उलझी है, उसने यह तो संकेत दे ही दिए कि विकसित भारत का चेहरा होना कैसा चाहिए, इसकी समझ अभी भी देश में विकसित नहीं हो पाई है। इसीलिए कोई तर्क दे रहा है कि कल मेट्रो में रेप होगी तो क्या मेट्रो रोक देंगे, लेकिन यह कोई नहीं देख रहा कि नियम कायदों की धज्जियां उड़ाकर कैसे उबर कैब सरीखे कैब देश में चल रहे हैं और बकायदा उसे सरकारें ही चलवा रही हैं, क्योंकि सरकार तो इतनी अपाहिज है कि उसके पास कोई अपना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं जहां वो कह सके कि देश नियम कायदों पर ही चलेगा, रोजगार की व्यवस्था हम करेंगे, हमारी सार्वजनिक परिवहन प्रणाली होगी। आलम है क्या और संकट है क्या जो सरकार ही दोराहे पर नजर आने लगी, उसके लिए उबर कैब का सच ही देख ले, जो दुनिया के 40 देशों में सेवा देती है और भारत के 11 शहरों में सेवा देती है और जिसका टर्नओवर 2,40,000 करोड़ का है। इस कैब की सेवा लेने से पहले आपको मोबाइल पर उसका ऐप डाउनलोड करना पड़ता है जिसमें कंपनी की सारी शर्तें रहती हैं। अब शर्तों में क्या लिखा है इसे तो कोई पढ़ता नहीं, लेकिन मौका मिले तो जरा पढ़ लीजिए, उसके बाद आप समझ जाएंगे कि रेप तो दूर की बात है, आपकी जान जोखिम में डालकर आप खुद कैसे सफर कर रहे हैं यह सच भी सामने आ जाएगा। मसलन कंपनी की सेवा शर्तों के मुताबिक उबर सेवा मुहैया नहीं कराती, वो केवल सेवा देने वाली थर्ड पार्टी के साथ आपकी यात्रा का समय नियत करती है। थर्ड पार्टी की सेवा से होने वाली किसी भी जोखिम की जिम्मेदारी उबर कैब कंपनी नहीं लेती। इतना ही नहीं, अगर सफर के दौरान कोई घाटा हो जाए, आपके दस्तावेज खो जाएं, आप घायल ही हो जाएं या फिर इस दौरान कोई संपत्ति का नुकसान ही हो जाए तो भी उबर की कोई जिम्मेदारी नहीं होती। अगर दुर्घटना में मौत भी हो जाए तो भी $500 यानी तकरीबन 30,000 रुपए से अधिक के दावे की जिम्मेदारी कंपनी की होती ही नहीं है। और अगर ड्राइवर से सवारी का झगड़ा हो जाता है तो भी उबर की कोई जिम्मेदारी नहीं, यानी रेप के बाद अगर ड्राइवर दोषी है तो भी उबर का कुछ भी लेना देना नहीं, क्योंकि ड्राइवर थर्ड पार्टी से लिया गया। अब रेप के बाद पुलिस से लेकर मंत्री तक जब यह सवाल खड़ा कर रहे हैं कि क्या अंतर्राष्ट्रीय कैब कंपनी उबर ने यात्रियों के प्रति अपनी जिम्मेदारी को ठीक से नहीं निभाया, तो पहला सवाल तो यही उठता है, क्या ऐसी कंपनियों को देश में काम करने देने से पहले किसी ने उबर की सेवा शर्तों को पढ़ा क्यों नहीं? क्या विदेशी कंपनी के नाम पर कोई भी देश के नियम कायदों की धज्जियां उड़ा सकता है क्योंकि वो भारत में निवेश कर रहा है, उससे रोजगार पैदा हो रहा है? असल सच यही है और ये एक ऐसा सवाल है जिसके आगे हर सरकार नतमस्तक हो जाती है,
क्योंकि एक तरफ निवेश तो दूसरी तरफ रोजगार। अब उबर पर बैन लगेगा तो देश भर में 3000 ड्राइवरों के सामने रोजी रोटी का सवाल खड़ा हो जाएगा। और देखिए, फिलहाल दिल्ली सरकार ने 20 कैब कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया है। यानी हर प्रतिबंध कितना बड़ा दिखावा है, ये कुछ दिनों बाद सामने भी आ जाएगा। लेकिन क्या कीजिएगा, सड़क से लेकर संसद तक में इस पर बहस जारी है। इसीलिए हर जहन में एक सवाल है कि कोई कहता है बैन लगाइए, कोई कहता है बैन नहीं लगाइए। क्यों कहा जाता है बैन लगाइए और क्यों कहा जा रहा है बैन ना लगाइए? आइए जरा इसको भी हम कुछ साफ करते हैं, कुछ और स्थिति साफ होगी। मसलन इन सब के बीच बैन नहीं लगना चाहिए। उबर के करीब 2,40,000 करोड़ की अंतर्राष्ट्रीय कंपनी है, बैन लगना चाहिए। ना तो अपने ड्राइवर हैं, ना ही अपनी टैक्सियां हैं, तो बैन लगा दीजिए। नहीं लगना चाहिए, प्रतिबंध से निवेशकों पर असर पड़ जाएगा। बैन लगना चाहिए क्योंकि ड्राइवर व टैक्सी ओनर्स के नेटवर्क के जरिए ये काम करते हैं, अपना कुछ नहीं करते हैं। नहीं लगना चाहिए क्योंकि बैन का खामियाजा बड़े आर्थिक नुकसान के रूप में भुगतना पड़ सकता है। और बैन लगना चाहिए क्योंकि टैक्सी सेवा के नाम पर यात्रियों को गुमराह करती रही है। फिर है जो बैन नहीं लगना चाहिए, 3000 ड्राइवर उबर के नेटवर्क में हैं, उनका क्या होगा? बेरोजगार हो जाएंगे। और लगना चाहिए क्योंकि रेडियो टैक्सी कंपनी के तौर पर रजिस्टर्ड ही नहीं है, यानी नियम की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं तमाम। 20 कैब कंपनियों पर बैन लगने पर बड़े पैमाने पर बेरोजगारी आएगी। बैन लगना नहीं चाहिए। और बैन लगना चाहिए क्योंकि ना ही टूरिस्ट सर्विस मुहैया कराने के लिए रजिस्टर्ड है और इन सब के बीच ये लोकल स्तर पर भी काम कर रही है। ये सारी स्थितियां बतलाती हैं कि दरअसल पब्लिक चीज़ों को समझ रही है, लेकिन सरकार उस दिशा में क्या कर रही है, कैसे करेगी, इसका कोई ब्लूप्रिंट सरकार के पास क्यों नहीं है, या उसकी उलझन क्या है? नजरिया कहाँ है? सियासत साधना है। सियासत साधना है तो कौन कौन से मुद्दे किस किस तरीके से उठेंगे या उठाए जा सकते हैं। मसलन उत्तर प्रदेश, देखिए एक नई प्रयोग। पहले लव जिहाद, फिर ताजमहल और अब धर्मांतरण। यूपी की राजनीति में ये तीनों घोल किस सियासत को साधेंगे या समाज के भीतर किस राजनीति का असर दूसरे को बेअसर करेगा, शायद इसका इंतजार सभी को है। या फिर अब यही सवाल बड़ा होने लगा है क्योंकि लव जिहाद के बाद ताज है किसका, इस सवाल ने भी नेता और मंत्रियों के बयानों से सियासत गरमा दी, लखनऊ से दिल्ली तक। और इन सब के बीच अब ताज नगरी आगरा में करीब 60 मुस्लिम परिवारों के धर्मांतरण की खबर ने हड़कंप मचा दी। करीब 250 से ज्यादा लोगों के धर्मांतरण की बात सामने आ रही है। और इस पूरे मामले में अब एक नया मोड़ तब आ गया जब कुछ ने कहा कि उन्हें तो पता ही नहीं था। दरअसल धर्मांतरण करने वालों ने आज बजरंग दल के धर्मांतरण कार्यक्रम पर सवाल खड़े कर दिए। उनका कहना है इन्हें धर्मांतरण की जानकारी नहीं और इनसे सिर्फ इतना कहा गया था जब ये बैठेंगे उस वक्त कुछ अधिकारी आएंगे, फोटो खींचेंगे और उसके बाद हर किसी को पहचान पत्र मिल जाएगा, चाहे तो हवन करते वक्त टोपी पहने रहे। हुआ कुछ ऐसा ही। कल जो हुआ है अनजाना में हुआ है, हमें कुछ पता नहीं था। जो ये लोग हमें जबरदस्ती ऐसे हिंदू मुसलमान से हिंदू बनाएगा। ये लोग पहले आया तो ये कह रहा है तुम लोग सब अच्छा अच्छा कपड़ा पहन के आओ और हमारा संग यही बैठो। उस टाइम जब सारे आदमी आ गई तब कह रहा है टोपी पहन के आओ। हमारा ठाकुर को ना कौन सा बुला लिया किसको, वो कह रहा है अभी तुम्हारा धर्म परिवर्तन कर रहा है तुम लोग। जब हम मजबूरी से उस टाइम बताया नहीं। दरअसल आगरा की बस्ती में रहने वाले बिहार और कोलकाता के लोगों को कल धर्मांतरण कराया गया था और आज वही परिवार इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि दरअसल उन्हें बहला फुसला कर इस तरीके से धर्म परिवर्तन कराया गया। और जो जानकारी आ रही है, अब से कुछ देर पहले पुलिस और मजिस्ट्रेट पहुंची है बयान लेने के लिए और वो बजरंग दल के कार्यकर्ताओं से भी बयान वहां पर ले रही है। लेकिन इन सब के बीच पब्लिक क्या समझती है, किस रूप में समझती है, ये कश्मीर में खुले तौर पर अब नजर आ रहा है। आतंक के साए में चुनाव हो रहे हैं लेकिन वोट से बंदूक को आईना दिखाया जा रहा है। हम बदलाव चाहते हैं। हम सवेरे इसलिए निकले हैं कि हम इधर कैंडिडेट चुनेंगे और हमारी मसाइल हल हों। हमने देखा बहुत सारी सरकारें, लेकिन इस बार हम कुछ और ही बदलाव देना चाहते हैं। प्रोग्रेस, डेवलपमेंट। ये पार्लियामेंट इलेक्शन में प्रूफ हो गया, वो लोगों ने बदलाव चाहा तो बदलाव आ गया। है कि हम वोट डालेंगे, बदलाव चाहते हैं, बदलाव करेंगे। एक चेंज के लिए चुनना चाहेंगे। इसको हम इंशाल्लाह हिंदुस्तान का सितारा बनाएंगे राजपुरा कानाचूनसी को। चाहे जवान हो, बुजुर्ग हो या महिलाएं,
सभी लोग मतदान केंद्रों के बाहर लंबी लंबी कतारों में दिन भर नजर आए। जिस अंदाज से तीसरे चरण के चुनाव से पहले कश्मीर के कई इलाकों में हिंसा भड़की थी, लेकिन उसके बावजूद भी उसका असर चुनावों पर कम से कम नहीं दिखा। कैमरामैन रूफ अहमद के साथ अशरफ आनी, चिरारी शरीफ, आज तक। 10:30 बजे हम आपको ओस्लो लिए चलेंगे, जहां कल नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा मलाला और सत्यार्थी को। लेकिन आज दोनों ने क्या कहा? तो इंडिया की कामयाबी ही बच्चों में है, बच्चों की तालीम में है। इंडिया इंशाल्लाह कामयाब होगा जब बच्चों को आला तालीम मिलेगी, और दोनों ममालिक के बच्चे जब आला तालीम हासिल करेंगे तो उन दोनों ममालिक के दरमियान जो है यानी ताल्लुकात भी अच्छे होंगे। अगर हम बच्चों को सिखाएंगे कि बर्दाश्त क्या है, सब्र क्या है और अमन क्या होता है, तो इंशाल्लाह दोनों ममालिक के दरमियान बहुत अच्छे रिश्ते होंगे और हम फिर से भाई भाई होंगे। हमारे यूथ और हमारे बच्चे अमन के रास्ते पर साथ साथ मिलकर चल सकें, क्योंकि अमन कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो टेबल पर बैठ कर नेगोशिएट की जाए।